नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सामान्य हिंदी से। दोस्तों आज हम मॉक टेस्ट देखेंगे 4। इससे पहले दोस्तों हमने 3 मॉक टेस्ट कंप्लीट किए हैं सामान्य हिंदी से, जिसको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताते हुए चलूँ कि ये जितने भी मॉक टेस्ट दोस्तों तैयार किए जा रहे हैं वो सारे दोस्तों अकॉर्डिंग टू सिलेबस इनको तैयार किया जा रहा है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं और साथ ही साथ दोस्तों आप आंसर करते हुए भी चलेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। तो आपको यहाँ पर बताना है पुत्री का पर्यायवाची शब्द जो नहीं है वो बताना है। ऑप्शन देखिए, दुहिता, तनिया, सुता और दौहित्र। तो क्या रहेगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर? फर्स्ट का राइट आंसर रहेगा दोस्तों, क्या रहेगा बताइए। देखिए दुहिता बोलते हैं पुत्री को, तनिया बोलते हैं पुत्री को, ठीक है, सुता बोलते हैं पुत्री को, ठीक है, बेटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये पर्यायवाची शब्द हैं पुत्री के, लेकिन दौहित्र नहीं है, ठीक है। दौहित्र किसको बोलते हैं? दौहित्र बोलते हैं नाती को। किसको बोलते हैं? नाती को, यानी कि पुत्र का, सॉरी पुत्री का पुत्र, ठीक है, पुत्री का पुत्र जिसको क्या बोलते हैं? नाती बोलते हैं, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं? दौहित्र बोलते हैं, नाती को याद रखेंगे। तो डी ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों आपका सही हो जाएगा। बाकी तीनों जो हैं पुत्री के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। चल आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, साथ ही साथ आंसर करते हुए भी चले। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ये भी आपका पर्यायवाची है। देखिए निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पर भी आपने नहीं है बताना है, किसका? दुष्ट का पर्यायवाची शब्द। ऑप्शन देखिए, पहला है अधम, दूसरा है दुर्जन, फिर उसके बाद है खल, उसके बाद है खलक। तो क्या रहेगा दोस्तों इसमें राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का? दुष्ट का पर्यायवाची शब्द नहीं है वो बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का? देखिए दोस्तों दुष्ट को अधम भी बोलते हैं, ठीक है, दुर्जन भी बोलते हैं, ठीक है, खल भी बोलते हैं, ठीक है। साथ ही साथ दुष्ट के और पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं ये भी आप ध्यान में रखेंगे। दुष्ट को पिसुन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिसुन, ठीक है। दुष्ट को धूर्त भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? धूर्त। दुष्ट को दोस्तों और क्या बोलते हैं? अधम बोलते हैं, दुर्जन बोलते हैं, खल बोलते हैं, धूर्त बोलते हैं, ठीक है। ये सब पर्यायवाची शब्द हैं दुष्ट के। लेकिन दोस्तों यहाँ पर खलक जो है, खलक जो है दोस्तों दुष्ट का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। खलक मतलब क्या होता है? खलक मतलब होता है संसार, ठीक है। क्या होता है? खलक मतलब संसार होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर आपको पहाड़ का पर्यायवाची शब्द जो नहीं है वो बताना है, ठीक है। देखिए पहला है गिरी, दूसरा अद्री, तीसरा अचल, चौथा अचला। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अचला, ठीक है। देखिए दोस्तों पहाड़ के पर्यायवाची देखिए, गिरी मतलब पहाड़ होता है, अद्री मतलब पहाड़ होता है, अचल मतलब पहाड़ होता है। और पहाड़ के क्या पर्यायवाची शब्द होते हैं, ठीक है, आपको पूछे जा सकते हैं। गिरी, अद्री, अचल, सैल, सैल, सैल के बाद भूधर, भूधर भी बोलते हैं पहाड़ को, ठीक है। क्या बोलते हैं? भूधर भी बोलते हैं पहाड़ को, अद्री बोलते हैं, अचल बोलते हैं। साथ ही साथ एक और याद रखेंगे, महीधर भी बोलते हैं पहाड़ को, ठीक है। महीधर, क्या बोलते हैं पहाड़ को? महीधर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? अचला। अचला क्या होता है दोस्तों? अचला पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। किसका है अचला? पृथ्वी का पर्यायवाची है, ठीक है, याद रखेंगे इसको, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, निम्नलिखित में से विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा। आपको चारों में जो है विचित्र का पर्यायवाची शब्द ढूंढना है। देखिए पहला है प्रतिकूल, दूसरा है विलक्षण, तीसरा है विपरीत, चौथा है विरुद्ध। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों? विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा? विचित्र का पर्यायवाची होगा विलक्षण, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका, ठीक है। बाकी दोस्तों प्रतिकूल हो गया, विरुद्ध हो गया, ठीक है। देखिए ये सारे विपरीत के पर्यायवाची हैं, ठीक है। विपरीत के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? विपरीत के पर्यायवाची हैं प्रतिकूल हो गया, ठीक है, प्रतिकूल हो गया, विरुद्ध हो गया, ठीक है, विरुद्ध हो गया। ये किसके पर्यायवाची हैं? विपरीत के हैं, ठीक है। विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा? विलक्षण, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 का आंसर कीजिए। देखिए मानव का सही विलोम शब्द चुनना है। देखिए मानव का विलोम शब्द क्या होगा?
देखिए ऑप्शन दैत्य, दानव, राक्षस या पुरुष। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 5 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दानव। ठीक है, मानव का विलोम शब्द क्या होता है दानव। बी ऑप्शन यहाँ पर 5 का राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, कृपण का सही विलोम शब्द चुनिए। देखिए दोस्तों ध्यान से देखिए इसको, कृपण का सही विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन देखिए दानी, स्वार्थी, भिखारी, परोपकारी। तो क्या रहेगा राइट आंसर। दोस्तों याद रखें कृपण का अर्थ क्या होता है, कृपण का मतलब होता है कंजूस। ठीक है, क्या होता है कृपण का मतलब कंजूस होता है। तो कंजूस का क्या हो जाएगा विलोम दानी। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। कृपण का सही विलोम शब्द क्या होगा दानी। ठीक है, याद रखेंगे इसको, ए राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, तिमिर का सही विलोम शब्द चुनना है। तो तिमिर का विलोम क्या होता है बताइए। उषा, अंधेरा, प्रकाश या रात। तो क्या होगा दोस्तों तिमिर का सही विलोम शब्द। दोस्तों ध्यान रखें तिमिर का मतलब क्या होता है। तिमिर का मतलब अगर आपको अर्थ पता है तो आप इसका विलोम शब्द चुन सकते हैं। देखिए तिमिर का अर्थ होता है दोस्तों अंधकार। क्या होता है तिमिर का मतलब होता है अंधकार। तो अंधकार का क्या हो जाएगा विलोम, अंधकार का प्रकाश हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो तिमिर का विलोम क्या होगा प्रकाश। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसके पेट में मां ने रस्सी बांध दी हो उसे कहते हैं। ठीक है, तो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, जिसके पेट में मां ने रस्सी बांध दी हो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन देखिए दाम, दामोदर, दामाद या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर 8 का क्या हो जाएगा बताइए। जिसके पेट में मां ने रस्सी बांध दी हो उसे कहते हैं दोस्तों दामोदर। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। दामोदर किसे कहा जाता है दोस्तों, याद रखें दामोदर किसे कहा जाता है, भगवान श्री कृष्ण को कहा जाता है। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण को कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण को दामोदर, तो आप सभी जानते हैं क्योंकि माता यशोदा ने उनके पेट यानी कि कमर में रस्सी बांध दिया था क्योंकि माखन चोरी न कर पाए। ठीक है, तो ये आपका याद रखेंगे, जिसके पेट में या कमर में मां ने रस्सी बांध दी हो उसे कहते हैं दामोदर। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है। यानी कि पीछे पीछे चलने वाले को हम क्या कहते हैं, एक शब्द। देखिए अनुचर कहते हैं, अनुगामी कहते हैं, अनुवर्ती कहते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर 9 का क्या हो जाएगा, पीछे पीछे चलने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा अनुगामी। ठीक है, तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, इसको आप अनुचर ना करें। ठीक है, अनुगामी। अनुचर क्या होता है, अनुचर होता है जो हमारे आचरण व्यवहार का अनुसरण करता हो उसको हम बोलते हैं अनुचर। ठीक है, तो पीछे पीछे चलने वाला क्या कहा जाता है अनुगामी। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है देखिए, कंजूसी से धन व्यय करने वाले के लिए एक शब्द। ठीक है, कंजूसी से धन व्यय करने वाले के लिए एक शब्द क्या है इसमें बताइए, मितव्ययी, अल्पव्ययी, कृपण या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसमें, मैंने ऊपर भी बताया था अभी आपको, कंजूसी से धन व्यय करने वाले को कहते हैं कृपण। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है दोस्तों, मितव्ययी और अल्पव्ययी बिल्कुल ना करें आप। ठीक है, मितव्ययी किसको कहते हैं, मितव्ययी कहते हैं नपा तुला व्यय करने वाला। ठीक है, नपा तुला। ठीक है, नपा तुला व्यय करने वाला जिसको हम क्या बोलते हैं मितव्ययी। अल्पव्ययी किसे बोलते हैं, अल्पव्ययी बोलते हैं कम व्यय करने वाला। ठीक है, कम व्यय करने वाला, तो दोनों चीज याद रखेंगे। और कंजूसी से धन व्यय करने वाले को बोलते हैं कृपण। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहां पर आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों ध्यान से, सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ है। तो मुहावरा पूछा गया है दोस्तों, सोने में सुगंध। ऑप्शन देखिए, सुगंधित सोना, सुंदर आभूषण होना, सुंदर वस्तु में और गुण होना या फिर सुगंध से युक्त आभूषण। तो क्या होगा दोस्तों इसमें राइट आंसर बताइए, सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सुंदर वस्तु में और गुण होना। यानी कि सी ऑप्शन यहां पर आपका राइट हो जाएगा। एक तो सोना और ऊपर से सुगंध। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सुंदर वस्तु में और गुण होना। ठीक है, चल आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। 12 है देखिए, ये भी आपका जो है
मुहावरा ही है, अर्थ बताना है। न 9 मन तेल होगा और न राधा नाचेगी, इसका अर्थ है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है न 9 मन तेल होगा और न राधा नाचेगी, इसका अर्थ क्या होता है? काम से जी चुराना, मन लगाकर काम करना, या फिर असंभव कार्य, या फिर बुरा सोचना। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 12 का राइट आंसर हो जाएगा असंभव कार्य। ठीक है, क्या हो जाएगा? असंभव कार्य। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, असंभव कार्य के लिए कई उदाहरण होते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर उदाहरणों की बात करें तो आपने पहले भी देखे होंगे उदाहरण इसके, जैसे बालू से तेल निकालना। ठीक है, बालू से तेल निकालना, क्या निकाला जा सकता है? असंभव है। ठीक है, बालू से तेल निकालना। या फिर कह सकते हैं आप हथेली पर सरसों उगाना। ठीक है, जैसे हथेली पर सरसों उगाना, हथेली पर सरसों उगाना, इसको हम क्या कहेंगे? हथेली पर सरसों उगाना असंभव कार्य है। ठीक है, तो ये असंभव कार्य के कुछ उदाहरण हैं जो मैंने आपको बताए। ठीक है, जैसे जैसे आपका नौ मन तेल होगा और न राधा नाचेगी, उसी प्रकार आपका ये भी आपको याद रखने हैं, बालू से तेल निकालना और हथेली पर सरसों उगाना। ठीक है, ये सब क्या है? असंभव कार्य है इसका मतलब। ठीक है, इसका अर्थ क्या है? असंभव कार्य। ठीक है, इसको याद रखेंगे। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 13 है, देखिए, कुम्हार अपना ही घड़ा सराहता है, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो लोकोक्ति को ध्यान से देखिए, कुम्हार अपना ही घड़ा सराहता है, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है दोस्तों? ऑप्शन देखिए, अपनी ही प्रशंसा करना, किसी को बोलने नहीं देना, सी देखिए, दूसरों की वस्तु को तुच्छ समझना, चौथा देखिए, अपनी बनाई हुई वस्तु सबको अच्छी लगती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अपनी बनाई हुई वस्तु सबको अच्छी लगती है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, देखिए, टका सा मुंह लेकर रह जाना। ठीक है, लोकोक्ति है, इसका अर्थ बताना है आपने। ठीक है, टका सा मुंह लेकर रह जाना, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा दोस्तों? ऑप्शन देखिए, अपमानित होना, शर्मिंदा होना, अनुभवहीन होना, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शर्मिंदा होना। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, टका सा मुंह लेकर रह जाना, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? शर्मिंदा होना। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें। 15 है, देखिए, संधि पूछी गई है, सदैव में कौन सी संधि होगी? तो सदैव शब्द में कौन सी संधि होती है, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। ऑप्शन देखिए, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, या फिर व्यंजन संधि। तो सदैव में कौन सी संधि होती है? तो सदैव का आप संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? देखिए, सदा धन एव। ठीक है, सदा धन एव बराबर सदैव। ठीक है, याद रखेंगे, सदैव में जहां कहीं ऊपर डबल मात्रा हो वहां कौन सी संधि होती है? जब ऐसी मात्रा हो तो कौन सी संधि होगी? तो यहां पर होगी वृद्धि संधि। आप आंख बंद करके इसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो सदैव में क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सदैव शब्द में कौन सी संधि है? तो वृद्धि संधि है। बी ऑप्शन यहां पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16 है दोस्तों, पवन शब्द में कौन सी संधि है? ठीक है, अब आपको बताना है पवन शब्द में कौन सी संधि है। ऑप्शन देखिए, यण संधि, गुण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि। ठीक है, तो क्या रहेगा पवन में? बताइए। पहले तो आपको पवन का संधि विच्छेद आना चाहिए। ठीक है, पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? पो धन अन। ठीक है, पो धन अन क्या हो जाएगा? पवन। ठीक है, तो पवन में कौन सी संधि होती है? पवन में होती है अयादि संधि। ठीक है, कौन सी संधि होती है? अयादि संधि। ठीक है, अयादि संधि के बारे में मैंने आपको बताया था। अयादि संधि में क्या क्या आते हैं? ऐ, ठीक है, ऐ आओ, औ, ठीक है, ये क्या आते हैं? अयादि संधि में आते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, अयादि संधि आपको याद रखना है और संधि विच्छेद याद रखना है। साथ ही साथ एक शब्द और पूछा जाता है, पवन में तो आपका अयादि संधि होगी, तो पावन में कौन सी संधि होती है? पावन में। ठीक है, पावन में कौन सी संधि होगी? पावन में भी आपका अयादि संधि ही होती है। पावन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? पावन का संधि विच्छेद हो जाएगा पौ धन अन। ठीक है, क्या हो जाएगा? पावन का पौ
एक मिनट, ठीक है, यहीं पर अलग लिख लेते हैं। पवन का तो आपको पता चल गया, पवन में क्या है, संधि विच्छेद क्या होता है पवन का, पो धन अन होता है, ठीक है। तो इसमें कौन सी संधि होती है, अयादि संधि होती है, ठीक है, अयादि संधि। उसी प्रकार एक शब्द और होता है पावन, ठीक है। तो पावन में भी दोस्तों अयादि संधि होती है। पावन का संधि विच्छेद क्या होता है, तो पौ धन अन हो जाएगा, ठीक है, पौ धन अन यानी कि पावन, ठीक है। इसमें भी क्या होगी, आपकी अयादि संधि होगी, ठीक है। चल आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 17 है, देखिए कौन सा शब्द जो है अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा शब्द है जिसमें अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन देखिए, महात्मा, नवग्रह, आमरण या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 का, तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा आपका आमरण। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। बात करें नवग्रह की, तो नवग्रह में कौन सा समास होता है, पहला जो है संख्यावाचक है, तो मैंने आपको बताया था क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। कौन सा समास हो जाएगा नवग्रह में, द्विगु समास। महात्मा में कौन सा समास होता है, महात्मा में होता है कर्मधारय समास, ठीक है। कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास। ये सारे समास जो है दोस्तों मैंने आपको अच्छे से बता रखे हैं, इनको आप जरूर देखें, ठीक है। तो आमरण में क्या हो जाएगा, आमरण में हो जाएगा अव्ययी भाव समास, ठीक है, यानी कि आ। तो आज से हम दोस्तों कई शब्द बना सकते हैं, जैसे आपका आजन्म हो गया, आजीवन हो गया, ठीक है। आजन्म में कौन सा समास होगा, आजन्म में, तो अब आजन्म में अव्ययी भाव समास होगा, ठीक है। आजीवन में अव्ययी भाव समास होगा, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, आमरण, आजीवन, आजन्म, ठीक है। चल आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 पर। 18 क्या है, देखिए प्रत्यय रहित शब्द चुनना है, ठीक है। तो इसमें आपने बताना है किसमें प्रत्यय नहीं है, कौन से शब्द में प्रत्यय नहीं है। तो प्रत्यय रहित शब्द बताइए, पहला कृपालु, दूसरा वैज्ञानिक, तीसरा मर्मज्ञ, चौथा अनुवाद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसमें क्वेश्चन नंबर 18 में। देखिए दोस्तों 18 में प्रत्यय रहित शब्द पूछा है, यानी कि जिसमें प्रत्यय ना हो, ठीक। देखिए कृपालु में कौन प्रत्यय लगा है, नहीं लगा है, कृपालु में प्रत्यय लगा है, आलू प्रत्यय, ठीक है। वैज्ञानिक में कौन सा प्रत्यय लगा है, अब ये मैंने आपको पहले बता रखा है, प्रत्यय और उपसर्ग, ठीक है। प्रत्यय और उपसर्ग मैंने बताया है, उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में लगता है और प्रत्यय अंत में लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रत्यय की बात हो रही है, तो प्रत्यय वैज्ञानिक में क्या होगा प्रत्यय, तो वैज्ञानिक में होगा दोस्तों इक प्रत्यय, ठीक है। कौन सा प्रत्यय होगा, इक प्रत्यय। मर्मज्ञ में कौन सा प्रत्यय होगा, मर्मज्ञ में ज्ञ प्रत्यय होगा, ठीक है। अनुवाद यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें जो है आपका प्रत्यय नहीं है, इसमें उपसर्ग लगा है, इसमें अनुपसर्ग लगा है, ठीक है। अनुवाद में कौन सा उपसर्ग लगा है, अनुपसर्ग, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, देखिए निम्न में प्रत्यय रहित शब्द चुनना है। तो ये भी आपका प्रत्यय रहित शब्द चुनना है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा, किसमें प्रत्यय नहीं है ये बताना है, ठीक है। चलिए पहला है दर्शनी, दूसरा है भिक्षुक, तीसरा है कर्तव्य और चौथा है दुर्गुण, ठीक है। तो क्या रहेगा राइट आंसर 19 का, बताइए किस शब्द में प्रत्यय नहीं है। तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए 19 का राइट आंसर हो जाएगा आपका दुर्गुण, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। बात करें दोस्तों यहाँ पर दर्शनी की, तो दर्शनी में कौन सा प्रत्यय है, दर्शनी में दोस्तों ई प्रत्यय है, ई प्रत्यय, ठीक है। विक्षुक में आपका उक प्रत्यय है, ठीक है। कर्तव्य में व्यय प्रत्यय है इसमें, ठीक है। कर्तव्य में कौन सा प्रत्यय है, व्यय प्रत्यय, ठीक है। तो दुर्गुण जो है दोस्तों ये क्या है दोस्तों, इसमें दुर उपसर्ग लगा है। कौन सा उपसर्ग लगा है इसमें, दुर उपसर्ग लगा है, ठीक है। दुर उपसर्ग लगा है और दुर उपसर्ग से बनने वाले कई शब्द हैं, ठीक है। जैसे आपका दुर्गुण हो गया, दुर्गंध हो गया, ठीक है, दुर्लभ हो गया, ठीक है, और साथ ही साथ दुर्दशा हो गया, दुर्भाग्य हो गया, ठीक है। तो याद रखेंगे, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब में प्रत्यय है, दुर्गुण में जो है आपका दुर उपसर्ग है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका आज का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए निम्नलिखित में किस शब्द में उपसर्ग है, आपको बताना है निम्नलिखित किस शब्द में उपसर्ग है। देखिए पराजय, दशक, लालिमा, कारीगर। तो क्या रहेगा राइट आंसर 20 का, बताइए 20 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, 20 का राइट आंसर रहेगा पराजय,
ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। इस शब्द में उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है इसमें? परा उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? परा उपसर्ग। ठीक है, साथ ही साथ याद रखेंगे दोस्तों, मैंने जो आपको पहले जो उपसर्ग बताए थे, इससे पहले जो डिटेल क्लास में बताए थे, उसको आप जरूर देख लें। वहां से मैंने आपको ट्रिकी वे में बताया था, उसको आप जरूर देखें। साथ ही साथ दोस्तों, परा उपसर्ग से कौन कौन से शब्द बन सकते हैं? ठीक है, परा उपसर्ग से जैसे आपका पराजय हो गया, ठीक है, पराभव हो गया, ठीक है, पराभव, ठीक है, पराभव के साथ साथ आपका परावर्तन हो गया, परावर्तन, ठीक है, परावर्तन हो गया। साथ ही साथ आपका परामर्श हो गया, ठीक है, इनको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, परामर्श। ठीक है, तो ये आपका जो है दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? पराजय। ठीक है, परा उपसर्ग लगा है। क्लियर हो गया? तो दोस्तों ये था आज का सेशन, और कैसा लगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।